स्टार्ट की हुई थी और उसमें आज दूसरा साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। उसकी ज़िंदगी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मेरा ये फेवरेट साइंटिस्ट है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है और इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। वाहिद पहला साइंटिस्ट है जिसने केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी की हुई थी, फिज़िक्स के अंदर मास्टर्स की हुई थी और आके माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन रख के गया। माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन, और इतने बड़े बड़े जो उस टाइम के जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे उनको तोड़ के गया और वैक्सीन बना के गया। और ऐसे बहुत से अनमोल काम है जो ये करके गया और लाखों करोड़ों जाने इस बंदे ने बचा ली हैं। तो बहुत ही अनमोल साइंटिस्ट है, बहुत ही बेहतर ज़िंदगी। इसके बारे में पूरी की पूरी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे। देखिए हम ना बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे कि कहाँ पे पैदा हुआ है, कैसे जो है ना कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, कौन सी तारीख को फोत हुआ है, ये चीज़ें याद ही नहीं रहती बंदे को। हम स्पेसिफिकली इनके काम को देखेंगे क्योंकि हमने माइक्रोबायोलॉजी में इनके काम को पढ़ना है कि यार इन्होंने क्या क्या काम किया, क्यों इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन चलें हम उससे पहले जो है ना थोड़ा सा टच दे देते हैं, इनकी जो बचपन वाली लाइफ है उसको दे देते हैं। ये फ्रांस में पैदा हुए हैं 1822 को। ये डोल के नाम पे एक जगह थी, वहाँ पे ये पैदा हुए हैं। उनके वालिद साहब ने क्या किया, डोल जो जगह थी वहाँ पे वो सेफ़ नहीं थे और अच्छे स्कूल वगैरह भी नहीं थे। तो इनके वालिद साहब चाहते थे कि हम कुछ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सुकून और आराम हो। तो वो जंगल के करीब एक जगह थी आरबॉयज़, फ्रांस में, ईस्ट फ्रांस में जंगल के करीब एक जगह थी। उनके वालिद साहब इनको वहाँ पर ले गए और वहाँ पे ले के जाने के बाद इनके वालिद साहब ने चमड़े का कारोबार स्टार्ट कर दिया। ख़ुद चमड़े का कारोबार करते थे और 1822 में उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। उनका नाम उन्होंने लुईस पास्चर रखा। जब उनके वालिद साहब काम करते थे ना तो चमड़े का काम जो है ना बड़ा गंदा काम होता था, स्मेली काम होता था। तो उनके वालिद साहब चाहते थे कि यार जो मेरे बच्चे हैं ये कम से कम आगे बढ़ के ना अच्छा पढ़ लिख सकें और ये काम कम से कम ना करें। तो लुईस पास्चर को उन्होंने अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा। लेकिन लुईस पास्चर वहाँ पे जाके शुरू में, ये हमारे पास एक किताब है जो द 6 लेजेंड साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, एक किताब है 6 लेजेंड साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जिसको मार्गरेट एवरे ने लिखी हुई है। मार्गरेट एवरे ये एक औरत है जिसने ये किताब लिखी हुई है, उसकी ये स्टोरीज़ है सारी, ये मैं आपको नहीं बता रहा। तो वो कहती हैं कि मार्गरेट एवरे कहती हैं कि लुईस पास्चर को जब इनिशियली तौर पे स्कूल भेजा गया था ना तो वो शुरू में जाके अपना टाइम बर्बाद करते थे, लोगों की तस्वीरें बनाते थे, टीचर्स की तस्वीरें बना लेते थे, मछलियों की तस्वीरें बनाते थे और अपना टाइम बर्बाद करते रहते थे। तो जब उनके पेरेंट्स को बुला के इनकी ये शिकायत लगाई गई है, फिर इनके पेरेंट्स इनके सामने रोए हैं। इनके वालिद साहब ने टीचर्स को बताया कि मैं इनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और मैंने इतनी मुश्किल से कर्ज़ उठा के इनको मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ें, इसके बावजूद ये ऐसे काम कर रहा है। तो ये बातें लुईस पास्चर को थोड़ा सा पेनिट्रेट कर गई हैं और लुईस पास्चर को आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लग गया कि यार मेरी जो पढ़ाई है ये मेरे वालिदैन पर बोझ है। तो एज़ अ रिज़ल्ट उसने नेक्स्ट टाइम सोचा कि अब मैंने ये काम नहीं करने, अब मैंने नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा ये था कि जिसकी वजह से ये पढ़ाई की तरफ राग़िब हुआ वो ये था कि इनका जो गांव था ना वो थोड़ा जंगल के करीब था, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो थे ना, वालिद साहब थे, वो आर्मी में थे नेपोलियन के। तो नेपोलियन के आर्मी के जो बंदे थे ना वो भी इसके वालिद साहब को ढूंढ रहे थे क्योंकि आर्मी से ये भाग गए थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये जंगल के करीब रहते थे, तो जंगल के करीब जो है ना अक्सर भेड़िए, चीते या कोई जानवर वगैरह, कुत्ते वगैरह जंगली आ जाते थे और जो जंगल में लोग चरने जाते थे या गाँव वगैरह में भी आ जाते थे तो लोगों को काट के चले जाते थे। तो अब जिन लोगों को वो काटते थे ना तो उन लोगों को लोग ये देखते थे कि रगड़ते 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 लोहार के पास लेके जाते थे। जिस जगह पे काटा होता था लोहार आधा घंटा लोहा गर्म करके वहाँ पे लोहा रखता था और उस जगह पे खून को जमा देता था। तो अब इसने अपने वालिद साहब से भी पूछा और टीचर से भी पूछा कि यार ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। तो वालिद साहब ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते और ये उन जरासीमों को मार देते हैं। तो अब इसने सोचा कि यार, इसने अपने वालिद साहब से सवाल पूछा, फिर टीचर से जाके सवाल पूछा कि हम इस तरीके से क्यों मारते हैं, हम बंदे को क्यों तकलीफ़ देते हैं, हम कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसकी वजह से जरासीम मर जाए। तो टीचर्स के भी बार बार ये जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता था ना तो टीचर तब गया, टीचर ने कहा कि खुद ढूंढ लो और ख़ुद जाके ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से लोगों की लाइफ बचे, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसने सोचा कि इसने कहा कि यार अब मैंने पढ़ना है, अब मैंने पढ़ के ये ऐसा काम करना है जिसकी वजह से मैं लोगों की इस तरह से जानें बचा सकूँ और रेबीज़ से उनको बचा सकूँ। उसके बाद इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और करते 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 इनको केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, ये केमिस्ट्री पढ़ते रहे। इन्होंने केमिस्ट्री में कॉलेज में भी गए, फिर मास्टर किया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी भी की और केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी करने के बाद ये स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। जैसे ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने ना उसके बाद इन्होंने लैब असिस्टेंट्स का काम भी करना स्टार्ट कर दिया।
लैब असिस्टेंट का काम भी उधर ही करना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने लैब असिस्टेंट का काम किया ना, वहाँ पर इन्होंने रेसिमिक मिक्सचर बनाया। किस चीज़ को बनाया? रेसिमिक मिक्सचर। जब हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी पढ़ते हैं ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी कंपाउंड ये लुईस पॉस्चर ने ही बनाए थे। इसने पहली बार हमें बताया कि अगर किसी कंपाउंड के या किसी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो जाती। इसने बताया कि उनके अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उसकी वजह से उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे टार्टारिक एसिड था, इसने बताया कि टार्टारिक एसिड दो किस्म के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लिवो रोटेटरी होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, एक फ़ायदा पहुंचा सकती है, एक नुकसान पहुंचा सकती हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स इसने बना कर दिखाए और इसने बताया कि यार ये ऐसा ऐसा काम होता है जिसकी वजह से हमारे पास ये सिस्टम होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से इनके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो जो रेसिमिक मिक्सचर वाला काम था वो इसने परफॉर्म किया। अभी तक ये केमिस्ट्री में था और फिज़िक्स से रिलेटेड ये काम करता था। फिज़िक्स में इसने क्रिस्टल्स पढ़े, किस तरह हम एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ी सी इसने स्टडी की। अब ये आया माइक्रोबायोलॉजी की तरफ या दूसरी तरफ कैसे आया, उसकी तीन वजूहात हैं ये इस तरफ क्यों आया। पहली वजूहात ये है कि इसका जो बेटा था ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसका जो बेटा था वो टाइफाइड की वजह से मर गए थे। इसके दो बेटे टाइफाइड की वजह से मरे हैं। उसकी वजह से इसने सोचा कि मैंने टाइफाइड का बैक्टीरिया ढूंढना है या टाइफाइड का जो भी मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से मेरा बेटा मरा है। अब मैं नहीं चाहता कि और बच्चों के जो है ना और माँ बाप से जो है ना उसी तरह उसके बच्चे मर जाएँ और वो अपने वालिद औलाद से महरूम हो जाए। पहली वजह यह थी कि उनके बच्चे टाइफाइड की वजह से मरे थे, इसी वजह से इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा बड़े पेट्रॉइड थे, बहुत बड़े पेट्रॉइड थे। इनको गवर्नमेंट ने कहा कि आपने सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपने फ्रांस को नुकसान से बचाना है, प्लीज़ सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को जो है ना आप तबाही से बचा लो। क्योंकि अगर सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी ना तो फ्रांस बहुत बड़ा गारमेंट इंडस्ट्री थी फ्रांस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कपड़े बनाते थे जो रेशमी कपड़े थे, तो उसकी वजह से फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो दूसरा, इस वजह से इसने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आने का सोचा। और तीसरा, ये जो है ना एक्सीडेंटली आ गया, यानी बहुत सारे काम ऐसे थे जो इससे एक्सीडेंटली हो गए हैं, या रेबीज़ की वैक्सीन की वजह से ये आ गया। क्योंकि जो रेबीज़ थी ना, आपको बताया कि बचपन में जहाँ पे रहता था जिसकी वजह से इसने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी, इसके टीचर्स ने इसको कहा था कि आप खुद रेबीज़ की वैक्सीन ढूंढ लो। रेबीज़ की वैक्सीन तो उसने कहा नहीं था कि रेबीज़ का आप खुद इलाज ढूंढ लो जिसकी वजह से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सको। तो ये कुछ तीन वजूहात थी जिसकी वजह से ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आया। अब इसके जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आने के बाद जो बड़े बड़े काम हैं, जो सबसे बड़े बड़े काम है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 5 बड़े बड़े इसके काम हैं। कुछ भी ना पता होना आपको लुईस पास्चर के बारे में, कुछ भी ना पता हो, ये 5 काम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बंदे ने करोड़ों जानें बचाई हैं। ये बंदा ऐसा है जिसकी वजह से आगे आज तक हमारे पास जितनी भी हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ड्रग्स पढ़ रहे हैं, वैक्सीन पढ़ रहे हैं, ये इस बंदे की वजह से आई है। वरना हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। इसने बंदे ने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। इसका अपना स्टूडेंट था जिसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, उसने भी बताया था और इसने भी बताया था। इन्होंने बताया था कि इस तरह हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट होती है, कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जरासीमों के ख़िलाफ़ मारते हैं। इसी वजह से इसने वैक्सीन भी बनाई थी। तो इस बंदे ने बहुत लाइफ बचाई हैं, इसकी वजह से आगे बहुत सारी वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इसकी वजह से आई, कॉलरा की वैक्सीन इसने बनाई थी, और आगे बहुत सारी वैक्सीन है, टीबी की वैक्सीन है, और इतनी ज़्यादा वैक्सीन है। जितनी भी वैक्सीन आज तक आ रही है ना, टाइफाइड की वैक्सीन और चिकन पॉक्स की वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन आज तक आ रही है, तमाम का तमाम क्रेडिट लुईस पास्चर को जाता है क्योंकि इस बंदे ने पहली वैक्सीन बनाई थी। आज हम दूध पीते हैं, हम डब्बों में दूध उठा के ले आते हैं, साल साल तक वो एक्सपायर नहीं होता। आज हम मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, 2-2 साल उस पर एक्सपायरी होती है। वो जो एक्सपायरी डेट एक्सटेंड होती है और जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं होती, उसका क्रेडिट भी लुईस पास्चर को जाता है। और इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज ऐसी बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, ये इस बंदे ने ख़त्म कर दी हैं। उस ज़माने में, जिस ज़माने में किसी बंदे को पता भी नहीं था कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो नज़र भी नहीं आते। जब इसने शुरू में बताया था ना, जर्म थ्योरी इसने एक दी थी, इसने बताया था कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो लोगों ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। लोगों ने इसको कहा कि आप क्या चाहते हो कि ऐसी चीज़ें हमें बीमार करके मार देती हैं जिन्हों हमें आंखों से नज़र भी नहीं आती हैं। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा डटा रहा, सब्र करता रहा, और एंड में इसने प्रूव कर दिया। ये वाहिद ऐसा साइंटिस्ट है जिसकी ज़िंदगी में इसके नाम की 32 यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं। इसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों ने इसको डिग्रियाँ दी है।
102 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ जिसने इसे ऑनर में डिग्रियाँ दी हैं कि यार आपका नाम हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ जाए। लोगों ने रोडों के नाम इसके नाम पे रखना स्टार्ट कर दिए। तो इसने इंतहा का कमाल का साइंटिस्ट है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है इस साइंटिस्ट की। आज हम इसके 5 मेन बड़े बड़े काम पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से इसका नाम दुनिया में जाना जाता है और इसे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसे 2 नाम कहा जाता है, इसे एक फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, या इसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके मेन 5 बड़े बड़े काम हम पढ़ने लगे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। पहला काम इसका था पेस्चुराइजेशन। पहला काम क्या था? पेस्चुराइजेशन। इसने शुरू में ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि ये ना डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये अपने खाने पीने के, इन्होंने जो इनके पास नई नई जब ये लैब असिस्टेंट्स बने हैं ना, तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप थी। इन्होंने वो माइक्रोस्कोप पे पहली बार अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकली काम करना परफॉर्म किया था। तो लैब के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी होती थी ना, ये उठा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते थे। कभी पैट्री डिश उठा ली, कभी खाने पीने की कोई चीज़ उठा ली, कभी कोई कौन सी चीज़ उठा ली, कभी पानी उठा के ले आए। तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना इनको पता लगा कि हर चीज़ के अंदर ना छोटे मोटे कीड़े टाइप के कुछ होते हैं। जब वो कीड़े इन्होंने ऑब्जर्व किए ना, तो इन्होंने कहा कि यार ये कीड़े कैसे हैं। इन्होंने ब्लड सैंपल निकाल के लोगों एक ब्लड सैंपल निकाल के चेक करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे वो कीड़े मौजूद नहीं थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कहीं पे एक किस्म के कीड़े होते थे, कहीं पे 2-3 किस्म के कीड़े होते थे। तो ये चीज़ें ना इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी। इन्होंने कहा कि यही कीड़े ऐसे, मेरे ख्याल से ये वही वाले कीड़े हैं। इस कीड़ों को इन्होंने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का पहली बार इन्होंने नाम दिया। जो पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम था ना, वो भी इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जितनी बीमारियां हो रही हैं मेरे ख्याल से, या जो भी बुरे काम हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इसकी वजह मेन ये है। इसने दूध लिया, दूध के अंदर भी चेक किया तो दूध के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। इसने क्या काम किया? इसने दूध को उबालना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने दूध को 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला ना, तो दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या बैक्टीरिया थे वो मर गए। जैसे ही वो मरे हैं ना, फिर इसको पता लग गया कि यार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है, अगर मैं इसको हीट अप करूँ ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब इस टेक्निक को इसने अपनी टेक्निक का नाम दिया पेस्चुराइजेशन टेक्निक। आज तक हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। आज हम डब्बों में मिल्क पैक लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, हम दवाइयाँ लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। उस दवाइयों में और उन दूध में, तमाम की तमाम चीज़ों में यही पेस्चुराइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। क्या काम किया जाता है? 55 सेंटीग्रेड तक या 60 सेंटीग्रेड तक दूध को वो उबालते हैं। जैसे ही उसके अंदर तमाम के तमाम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर सील आउट कर देते हैं डब्बे में डाल के। और डब्बे को उन्होंने पहले फिल्टर किया होता है ताकि जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नए बैक्टीरिया, वो उस दूध के अंदर ना चले जाएँ। अगर नए बैक्टीरिया, नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस दूध के अंदर या खाने पीने की चीज़ के अंदर नहीं जाते हैं ना, तो वो साल तक, 2 साल तक महफूज रह सकते हैं। तो पहला काम ये था कि इसने पेस्चुराइजेशन टेक्निक बताई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और लोगों को जो है ना लुईस पास्चर के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया कि यार इस तरह की कोई टेक्निक होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका नाम है और उनको मारा जा सकता है। दूसरा, सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया कि सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी फ्रांस में। फ्रांस में कपड़े बनाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी और यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे गांव होते थे जो रेशम के कीड़े पालते थे, सिल्क वॉर्म पालते थे। अब वो रेशम के कीड़े जब पालते थे ना, रेशम के कीड़े अंडे देते थे, अंडे से बच्चे निकलते थे। जिस तरह शहद की मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी जो है ना, जो फीसिस पास आउट करती है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल निकालती है, वो शहद की सूरत में होता है। इसी तरह जो हमारे पास सिल्क वॉर्म होता था वो थ्रेड की सूरत में होता है। तो वो सिल्क वॉर्म से अंडे जमा करते थे, उससे थ्रेड निकालते थे, थ्रेड से फिर कपड़ा बनाते थे और कपड़े बनाने के बाद जो मतलब दुनिया को भी एक्सपोर्ट करते थे। और इंडस्ट्री की वजह से जो है ना गवर्नमेंट भी चलती थी, टैक्स वगैरह भी वो उनको पे करते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि अजीब सी कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से वो अंडे ख़राब होना स्टार्ट हो गए। अब जब वो अंडों को तोड़ते थे ना, उससे जो नेक्स्ट बच्चे निकलते थे वो मरे हुए निकलते थे, या उसके अलावा वो जो धागे निकलते थे वो इतने कमज़ोर होते थे, वो टूट जाते थे, यानी वो कपड़े ही नहीं बना पाते थे। और इतने जो है ना गंदी इंडस्ट्री थी जिसकी वजह से बीमारी थी, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार होना स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट की जो इकॉनमी थी वो डाउन होगी क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। तो जब गवर्नमेंट की इकॉनमी डाउन हुई है तो गवर्नमेंट ने एज ए रिज़ल्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट को दावत दी और उनको कहा कि आपका ये काम है कि प्लीज़ आप इस बीमारी को किसी तरीके से एरिडिकेट करवाएं, इस बीमारी को ख़त्म करवाएं, क्योंकि इसने फ्रांस की कमर तोड़ के रख दी है। जब इसने लुईस पास्चर ने उससे पहले कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम नहीं किया हुआ था। लुईस पास्चर ने कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा मतलब इसका इलाज ढूंढ लूँ।
लुईस पास्चर को ये तो पता था कि अगर मैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड को किसी चीज़ को बॉयल करूँ तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन अब अंडों को बॉयल तो वो नहीं कर सकता था। अगर वो अंडों को बॉयल करता तो अंडों को बॉयल करने की वजह से उसके जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो मर जाती, सिल्क वॉर्म मर जाते, जब वो मरते तो आगे थ्रेड नहीं होते, तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता इन्हें। तो लुईस पास्चर पहले बड़े सख्त परेशान थे कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो केमिस्ट हूँ, मुझे तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, सेल्स के बारे में नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद लुईस पास्चर चूँकि बहुत बड़े पेट्रोइड थे, इन्होंने कहा कि मैं ये काम करूँगा। ये उस इलाके में चले गए। उस इलाके में जाने के बाद इसने इलाके को ऑब्ज़र्व किया, इसने काफ़ी लोगों से बातचीत की, जो गंदे अंडे थे उनको देखा, साफ़ अंडे थे उनको देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। अब करते 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 ना इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, और वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसने उन लोगों को ना कुछ हदायत की। इसने कहा कि आपने ये काम करने हैं जिसकी वजह से आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या नेक्स्ट जो स्पीशी आएगी ना वो ख़राब नहीं होगी। इसने कहा कि पहला काम आपने ये करना है, जो गंदे अंडे हैं यानी जो डिजीज़ वाले हैं या बैड हैं वो अंडे आपने दूर कर देने हैं, वो साफ़ अंडों के साथ नहीं रखने। और जो साफ़ अंडे हैं यानी जो हेल्दी हैं, हेल्दी एग्स हैं, हेल्दी एग्स को इकट्ठा रखो। हेल्दी एग्स को इकट्ठा करने के बाद उनसे नेक्स्ट जनरेशन पैदा कराओ, और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें वो बीमारी नहीं होगी। दो काम। तीसरा काम इसने कहा कि आपने ओवर क्राउडिंग नहीं करनी, यानी आपने बहुत ज़्यादा अंडे या बहुत ज़्यादा कीड़े एक साथ नहीं रख रहे। चौथा इसने कहा कि आपने क्लीनिनेस यानी आपने सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जब ये काम इसने चार बताए ना कि सफाई का ख्याल भी रखना है, जो गंदे अंडे उनको साइड पे कर दो, साफ़ अंडे एक जगह पे रखो। अब एज अ रिज़ल्ट जब ऐसा काम उन्होंने करना स्टार्ट किया, जो गंदे अंडे थे ना जो बीमारी फैलाते थे आगे, वो तमाम के तमाम साइड पे हो गए, उनको ख़राब कर दिया। नए अंडों से आगे नई जनरेशन आ गई और वो बीमारी जो है ना तमाम की तमाम ख़त्म हो गई। जब ये बीमारी ख़त्म हुई है ना उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और गवर्नमेंट लेवल पे और पूरे फ्रांस के लेवल पे ना लुईस पास्चर का नाम फैल गया कि यार लुईस पास्चर ने इतनी बड़ी तबाही से आवाम को बचा लिया। और ये दूसरा इसका बड़ा मेन काम था। तीसरा मेन काम ये था कि इसने जर्म थ्योरी दी थी। जर्म थ्योरी के बारे में कुछ ऐसा था कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारी हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, पानी के अंदर, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो हमें बीमार करते हैं। यानी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हर डिजीज़ के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हर डिजीज़ के पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हमें बीमारी वैसे ही नहीं हो सकती, हमें तब तक बीमारी नहीं हो सकती जब तक उसके पीछे कोई ना कोई ठोस रीजंस ना हो। इसने कहा था कि देयर इज़ ऑलवेज अ गुड पॉसिबल रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू ह्यूमन बीइंग। होता कुछ ऐसा था, उससे पहले ना बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जिनको लोग समझते थे कि ये जिन्नात की वजह से हो गई हैं, कोई और एक्सटर्नल पावर है, डिवाइन पावर है जिसकी वजह से ये हो जाती हैं। टीबी की बीमारी थी, टीबी की बीमारी को छूत बीमारी के ख्याल करते थे। ये कहते थे कि टीबी का मरीज़ तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वो बादशाह की जाके बैत ना करे और बादशाह की फर्माबरदारी ना करे और 1 साल तक जाके बादशाह की नौकरी ना करे। तो ये ऐसी बीमारी थी, ये मिथ्स थी जिसको लुईस पास्चर ने आगे दूर किया। लुईस पास्चर ने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर चीज़ के पीछे होते हैं, कोई भी चीज़ के पीछे जो है ना जिन्नात या ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसने एक जर्म थ्योरी दी। इसने कहा कि तमाम की तमाम चीज़ों के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको ये चकमा दे देते हैं और इनको डॉज करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारी क्रिएट करते हैं। जब ये बातें इसने की है ना, उसके बाद जो है ना इसकी जो जर्म थ्योरी थी उसको बड़ी पजीराई मिली है और इसकी वजह से इसके बहुत ज़्यादा दुश्मन भी क्रिएट हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनिमीज़ भी बन गए। लोगों ने कहा ये झूठ बोल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि लोग जो है ना नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे यकीन रखते थे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे यकीन नहीं रखते थे। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। 2 किस्म की जनरेशन थी जिनके बारे में ना तस्वुर किया जाता था। जो अरिस्टोटल थे ना, अरिस्टोटल 12वीं-13वीं सेंचुरी से आए हुए थे और उनको ग्रेट साइंटिस्ट माना जाता था। तो अरिस्टोटल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, अरिस्टोटल ने कहा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना ये नॉन लिविंग थिंग्स से खुद ब खुद बन जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे उसने एक जगह से पानी लिया, पानी लेने के बाद उसने पानी को एक जगह पे रखा, पानी रखा तो कुछ दिनों के बाद पानी के अंदर से ना मक्खियाँ, जो मच्छर थे वो पैदा होना स्टार्ट हो गए, मक्खियाँ पैदा होना स्टार्ट होगी। उसके अलावा उसने क्या काम किया, उसने दूसरी ये रीज़न दी, उसने कहा कि जो हमारी डेड बॉडीज़ होती हैं, कोई भी जो जानवर होता है जब वो मर जाता है तो उसके अंदर कीड़े खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये दूसरी मेन बड़ी रीज़न है। तीसरी वो एवोल्यूशन की थ्योरी देता था, कहता था कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ एटम्स होते थे, पत्थर होते थे,
हवा होती थी, तो हवा के अंदर ही जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्होंने आपस में रिएक्शन किया और लिविंग थिंग्स को उन्होंने जनरेट करवा दिया। तो इसी तरह वो कहते थे कि हवा के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो तमाम के तमाम नॉन स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते हैं, यानी उनके पीछे हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से वो बन जाते हैं। जब उनकी वजह नहीं बताना, तो अगर वो जो बीमारी क्रिएट करते हैं हम उन बीमारी का इलाज भी नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बीमारी का इलाज हमें तो इलाज तो आप तब ढूंढ सकते हैं ना जब आपको उस बीमारी के बारे में पता हो, उस बैक्टीरिया के बारे में पता हो कि यार ये इस वजह से होती है। लोग मानते ही नहीं थे कि ये बैक्टीरिया हमारी गंदगी की वजह से होते हैं, वो कहते थे हवा में खुद ब खुद ये बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो लुइस पास्चर ने ये चैलेंज किया। रॉयल जो है ना सोसाइटी ऑफ फ्रांस, एक बहुत बड़ी जो वो था रॉयल सेंटर था, जिसकी बहुत बड़ी अकेडमी थी, रॉयल अकेडमी ऑफ फ्रांस भी इसे कहते थे, जिसमें लुइस पास्चर ने चैलेंज किया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है ये जो है ना ये झूठ है, नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती, स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है। यानी हमारे पास जो चीज़ें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये खुद ब खुद पैदा नहीं होते हैं, हमारे पास ये लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को जनरेट कर सकता है। लुइस पास्चर ने जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था, लुइस पास्चर ने कहा कि आप जो पहली चीज़ कहते हो कि आप पानी तालाब से लेके आए हो और उसके अंदर जो है ना उससे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं या उससे मक्खियाँ मच्छर पैदा हो गए हैं। लुइस पास्चर ने जब उसी पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर अंडे मौजूद थे। लुइस पास्चर ने उन्हें बताया कि देखो इसके अंदर ये अंडे मौजूद है, ये अंडे पहले ही वो यहाँ पे दे गए थे और उस अंडों से ये मक्खियाँ या मच्छर पैदा हुए हैं। दूसरा, लुइस पास्चर ने बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं वो नेचुरल फ्लोरा होता है, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी बनाई होती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तीसरा, लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है ना एक अंदर पानी लिया और उस पानी को जो है ना एक फ्लास्क के अंदर डाला। वो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। एक उसने जो है ना फ्लास्क का ढक्कन बंद कर दिया जिसके अंदर हवा नहीं जा सकती थी, और दूसरे फ्लास्क का ढक्कन उसने खोले रखा जिसके अंदर हवा जा सकती थी। उस फ्लास्क को भी जो है ना उसने हीट से गर्म किया। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो जिस फ्लास्क के अंदर हवा जाती थी उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं गए ना, तो वहाँ से लुइस पास्चर का जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला एक्सपेरिमेंट था वो ट्रू साबित हो गया और लोग जो है ना नाकाम होकर वापस आ गए। जिन लोगों का इनके साथ कंपटीशन था वो तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं लेके आए थे, अपना सामान भी नहीं लेके आए हुए थे। वो कह रहे थे आज बारिश है और हालात बहुत ख़राब है, तो जब हालात ठीक होंगे तो उसके बाद हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जबकि लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो लुइस पास्चर कामयाब हो गया। लास्ट इसमें इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कार वैक्सीन है। किसकी है? कार वैक्सीन इसने बनाई थी। यानी 3 चीज़ें ऐसी है जिसकी इसने वैक्सीन बनाई है। पहले इसने वैक्सीन बनाई चिकन कॉलरा की। दूसरी वैक्सीन इसने बनाई है एंथ्राक्स नाम की बीमारी थी, ये 2 जानवरों की बीमारियां थी। और उसके बाद तीसरी इसने वैक्सीन बनाई है रेबीज़ की। ये 3 वैक्सीन इसने बनाई है जो इसका सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी वजह से इसने आगे फ्यूचर सेव किया है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि इसके अपने ही एक स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट की जो है ना एक पोल्ट्री फार्म था बहुत बड़ा। वो स्टूडेंट ने इनको एक बारी बताया कि सर हमारी जो है ना बहुत सारी मुर्गियाँ ऐसी हैं जो अजीब सी उनको बीमारी लग गई है और वो रोज़ रोज़ मरती जा रही है और हमें पता भी नहीं है कि उनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। लुइस पास्चर ने उन मरी हुई मुर्गियों को लैब में लेके आए, उनसे ब्लड निकाला। ब्लड निकालने के बाद उनके ब्लड के सैंपल को नोट किया तो उनको कुछ कीड़े मकोड़े नज़र आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है, क्योंकि उन्होंने हेल्थी जो है ना जो हेल्थी चिकन्स थे उनका भी ब्लड लिया तो उस ब्लड के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं थे। तो अब लुइस पास्चर ने क्या काम किया? लुइस पास्चर ने कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि अब इसका कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन लुइस पास्चर वो जो चिकन कॉलरा की वैक्सीन थी और साथ साथ ना रेबीज़ की वैक्सीन थी, इस पर कम से कम 18-18, 20-20 घंटे काम करते थे। एज ए रिज़ल्ट एक दिन क्या हुआ कि लुइस पास्चर को चक्कर वगैरह आया और वो गिर गए। उनको हैवी पैरालाइज अटैक आया, उनका आधे से ज़्यादा हाथ जो है ना पैरालाइज हो गया। जब उनका हाथ पैरालाइज हुआ तो उन्होंने तकरीबन 10-15-20 दिन रेस्ट किया। हाथ पैरालाइज होने के बावजूद वो 20 दिन के बाद लेबॉर्ट्री के अंदर वापस आ गए। जब लेबॉर्ट्री के अंदर वापस आए ना तो उन्होंने जो वीक सैंपल लिया हुआ था ना, जो कीड़े मकोड़ों का सैंपल लिया हुआ था जो 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 जर्म डिजीज़ करती थी, तो उन्होंने देखा उस सैंपल का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है या वो थोड़े से ना वीक हुए हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया उसने देखा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मर गए हैं, यानी खुद ब खुद मर गए हैं 15-20 दिन रखने के बावजूद। लुइस पास्चर के जहन में अजीब ख्याल आया क्योंकि उसने एडवर्ड जेनर को पढ़ा हुआ था। एडवर्ड जेनर वो बंदा है जिसने पहले जो है ना वैक्सीन बनाई थी, जिसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। अब एडवर्ड जेनर को उसने पढ़ा हुआ था, उसने क्या काम किया? उसने कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि ये जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो मैं इसको इंजेक्ट कर देता हूँ हेल्दी चिकन के अंदर। जैसे उसने हेल्दी चिकन के अंदर इंजेक्ट किया ना तो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, अनबिलीवेबल रिजल्ट। वो जो चिकन था वो खुद ब खुद ठीक हो गया।
उस एज ए रिज़ल्ट इसने यही वाले एक्सपेरिमेंट तकरीबन 20 से ज़्यादा चिकन्स के ऊपर किए, तो वो तमाम के तमाम रिजल्ट सही आना स्टार्ट हो गए, यानी वो रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो गए, चिकन बिल्कुल ठीक हो गए। इसकी जो डिटेल थी ना वो इन्होंने बताई है। एडवर्ड जेनर ने सिर्फ वैक्सीनेशन बताई थी, इन्होंने डिटेल बताई। इन्होंने बताया होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो हमारी बॉडीज़, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कुछ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं उनके खिलाफ, तो वो एंटीबॉडीज़ नेक्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया उसी तरह का एंटर होता है उनको मार देते हैं। तो इसने बताया कि अगर हम इसी तरह जरासीम को वीक करके डाल दें ना बॉडी के अंदर, तो जो वीक जरासीम होंगे वो तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को पता नहीं लगेगा ये वीक है या हेल्दी है, और वाइट ब्लड सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। तो जब हेल्दी वाला आएगा ना तो वाइट ब्लड सेल्स ने पहले ही एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी तो वो उसको मार देगा और एज ए रिजल्ट वो बंदा बच जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो कॉलरा की बीमारी थी ये तमाम के तमाम चिकन से रिमूव हो गई और चिकन कॉलरा ख़त्म हो गया। इसी तरह एंथ्राक्स की बीमारी थी, बहुत सारी शिप्स ऐसी होती थी जो मर जाती थी, अजीब सी बीमारी थी, शिप्स मरना स्टार्ट हो गई, भेड़ें मरना स्टार्ट हो गई, लोगों को फिर नुकसान होना स्टार्ट हो गया। जो स्पेसिफिकली जो देहाती लोग होते थे वो तो डिपेंड ही इस पर करते थे, उसका दूध बेचते थे, उसकी खाल बेचते थे, तो जब वही मरना स्टार्ट होगी तो लोग बेरोज़गार होना स्टार्ट हो गए। इन्होंने सेम उसी तरह जो मरी हुई शीप थी उसके स्पाइनल कॉर्ड से जर्म्स निकाले, जर्म्स निकालने के बाद उनको वीक किया और उसी तरह शिप के अंदर डाला तो शिप भी दोबारा ठीक होना स्टार्ट हो गई और इन्होंने शिप की वैक्सीन भी बना ली। इसी तरह इन्होंने रेबीज़ की वैक्सीन भी बनाई। रेबीज़ की वैक्सीन इन्होंने कुत्तों पे बनाई थी, लेकिन एक बार हुआ कुछ ऐसा, जब इन्होंने वैक्सीन बना ली थी तो एक औरत इनके पास भागते भागते वही आई और औरत ने बताया कि मेरा बेटा है जिसको कुत्ते ने काट लिया और दिन ब दिन उसकी तबीयत ख़राब होई जा रही है, वो पानी से डर रहा है, अजीब अजीब से कुत्तों की जैसी आवाज़ें निकाल रहा है, अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है, प्लीज़ उसने मरना है, आप उसे बचा लीजिए। और उसकी टांगें पकड़ ली लुइस पास्चर की। तो लुइस पास्चर ने एज ए रिज़ल्ट जो है ना बहुत बड़ा रिस्क लेने का वो किया, फ़ैसला किया, क्योंकि उसने इस वैक्सीन के जो एक्सपेरिमेंट थे अभी तक जानवरों पे किए थे, किसी भी इंसान पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। चिकन कॉलरा भी चिकन्स पे किया था, एंथ्राक्स की भी जो है ना उन्होंने जो शीप्स थी उस पर किया हुआ था, और जो रेबीज़ की वैक्सीन बनाई थी वो भी उन्होंने जानवरों पे किया था। अभी तक ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि यार वाकई इसको रेबीज़ हुआ है, यानी हाइड्रोफोबिया हो गया। वो बच्चे को उठा के लेके आए हैं, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई हुई थी 14 टीके बच्चे को लगाए हैं, और हर दिन के बाद वो ऑब्जर्व करते थे और बड़े परेशान रहते थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जो सिम्टम्स होती थी, जो बच्चे की कंडीशन होती थी वो नोट करते जाते थे। तो एज ए जो 14-15 टीके लगने के बाद बच्चे की तबीयत ठीक होना स्टार्ट होगी और वो ठीक हो गया। इसके बाद लुइस पास्चर इतने खुश हुए, इन्होंने ऐलान करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ऐलान किया कि मैंने इस तरह की बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया, हाइड्रोफोबिया रेबीज़ की बीमारी ख़त्म हो गई, चिकन कॉलरा ख़त्म हो गया। उसके अलावा फिर दूसरे साइंटिस्ट ने भी यही वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। हेपेटाइटिस बी के वायरस की उन्होंने वैक्सीन ढूंढ ली, बहुत सारी टीबी की वैक्सीन ढूंढ ली, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको आज हम जानते भी नहीं उनकी तमाम की तमाम वैक्सीन इसकी वजह से ढूंढ ली। और इसने जो है ना एक बहुत बड़ा इनकलाब माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में क्रिएट कर दिया। इसी वजह से तो इसे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।